देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व लोकसभा चुनाव 2024 का आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। 7 फेजेज में चुनाव होंगे। 4 जून को नतीजे आप सबके सामने होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी साथ कराने का ऐलान कर दिया है। कुछ राज्यों में उपचुनाव भी होंगे। सबके नतीजे 4 जून को आप सबके सामने होंगे। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि किस राज्य में किस दिन वोटिंग होगी, किस किस फेज में किस राज्य की कितनी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस देश की जनता को हर वर्ग, युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, महिलाएं हों, व्यापारी हों, क्या करना है, क्या दिमाग में सोचकर ईवीएम का बटन दबाने से पहले दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर करना है, वो तमाम चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 फेजेज में जो लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया है। सबसे पहले फेज़ में 102 सीटें हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरी की पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। 18वीं लोकसभा चुनाव के फेज़ 1 में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसमें 21 राज्यों की 102 सीटें शामिल हैं। सारे के सारे राज्य आप देख लीजिए। पढ़कर बता पाने में काफ़ी समय लग सकता है। इन सभी राज्यों को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि किस राज्य की कितनी लोकसभा सीट पर फेज़ 1 में 19 अप्रैल को वोटिंग है। यहाँ का नॉमिनेशन प्रोसेस 20 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। 28 मार्च को स्क्रूटनी होगी। 30 मार्च को नाम वापसी लिए जाएंगे। ये फेज़ 1 लोकसभा चुनाव की जानकारी है। 7 चरणों में होंगे। दूसरे फेज़ में लेकर चलता हूँ आपको। 18वीं लोकसभा फेज़ 2 वोटिंग कब होगी? 26 अप्रैल को होगी। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों के ऊपर। राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। इनकी लोकसभा सीटें जितनी हैं वो आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की एक सीट भी इसमें है। नॉमिनेशन प्रोसेस 28 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। 5 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी। 8 अप्रैल को नाम वापस लिए जाएंगे। ये दूसरे फेज़ की वोटिंग है जो 26 अप्रैल को होने वाली है। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटें इसमें शामिल हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं आराम से पूरी की पूरी जानकारी। 18वीं लोकसभा के फेज़ 3 का डाटा आप देख लीजिए। 7 मई को वोटिंग होगी। कहाँ पर? 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों के ऊपर। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव, जम्मू कश्मीर। इनकी सीटें आप देख सकते हैं, इनके नीचे लिखी हुई हैं। नॉमिनेशन प्रोसेस 12 से 19 अप्रैल तक होगा। 22 अप्रैल को नाम वापसी होंगी। ये तीसरे फेज़ की जानकारी थी। 7 फेज़ों में चुनाव होने हैं। चौथे फेज़ में भी आपको लेकर चलता हूँ। वोटिंग 13 मई को होगी। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। नॉमिनेशन प्रोसेस 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। 26 अप्रैल को स्क्रूटनी। 29 अप्रैल को नाम वापसी करके 13 मई को वोटिंग के लिए इन राज्यों की इन लोकसभा सीटों की जनता वोटिंग के लिए जाएगी। इसके अलावा 5वें फेज़ की जानकारी आपके सामने है। 20 मई को 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नॉमिनेशन प्रोसेस 26 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। 4 मई को स्क्रूटनी होगी। 6 मई को नाम वापसी लिए जाएंगे। छठे फेज़ में आपको लेकर चलता हूं, डाटा आपके सामने है। 25 मई को 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। नॉमिनेशन 29 अप्रैल से 6 मई तक। 7 मई को स्क्रूटनी। 9 मई को नाम वापसी होगा। हरियाणा की 10 सीटों पर एक साथ चुनाव है। दिल्ली की 7 सीटों पर एक साथ चुनाव है। इसके अलावा 7वें फेज़ में आपको लेकर चलता हूँ। टोटल 7 फेज़ ही मैंने आपको बताए थे। इसके बाद राज्यों की जानकारी भी दूंगा, किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव होने वाले हैं। तो 7वें फेज़ की जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। आखिरी फेज़ है, 7वां फेज़ है। कहाँ कहाँ किस राज्यों में? बिहार से 8 सीटों पर, चंडीगढ़ की 1 सीट पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, पंजाब की 13 सीटों पर, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 13, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान 1 जून को होगा। 7 मई से 14 मई तक नॉमिनेशन चलेगा। 15 मई को स्क्रूटनी होगी। 17 मई को नाम वापस लिए जाएंगे। आज चुनाव आयोग ने
लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी एक फेज़ में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक फेज़ में वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 चरणों में होंगी। तारीखें 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून है, इनको वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा गुजरात की 5, यूपी की 4, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इन राज्यों में क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही नोटिफिकेशन जारी होगा और वोटिंग होगी। सबके नतीजे, उपचुनाव हो, राज्य के विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, 4 जून को इस देश की जनता के सामने होंगे। क्षेत्रवार डाटा भी मैं आपको दिखा सकता हूं। राजस्थान की 25 सीटों पर आपकी स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं चुनाव का किस तरीके से शेड्यूल है। इसके अलावा यूपी बड़ा राज्य है, इसमें यूपी में 7 चरणों में चुनाव है। किन किन सीटों के ऊपर ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई हैं राज्य के हिसाब से। एमपी में 19 अप्रैल से 13 मई का डाटा आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ किस सीट पर चुनाव है, वो सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में वोटिंग है। लोकसभा सीट के हिसाब से आप तारीख देख सकते हैं। हरियाणा में 6ठे चरण में लोकसभा चुनाव है, एक ही चरण है। 25 मई को वोटिंग होगी, 4 जून को काउंटिंग होने वाली है। हिमाचल, चंडीगढ़, तमाम डाटा मैंने आपको दिखाई। वीडियो को पॉज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं मुख्य बात पर, इस देश की जनता को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट आप देख लीजिए। जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, उन्होंने ये ट्वीट साझा किया है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। सुशासन और जन सेवा के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जाएंगे। यही इस देश की जनता को देखना है। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप पढ़े लिखे युवा हैं, घर बैठे हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आप छोटे और लघु उद्योग चलाने वाले व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको जरूर देखना। जो अंधभक्त प्रजाति है उससे इस देश की जनता को इन लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल नहीं उलझना है। लेकिन जो 60 से 70% तक देश की जनता जो समझ सकती है, तथ्यों के आधार पर उनको समझाना है कि वोट आपको ज़मीनी मुद्दे देखकर देना है। जो कैंडिडेट आपके बीच में पिछले लोकसभा चुनाव में विजयी बना था, उसने आपके लिए क्या किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का, वो आपके बीच में कितनी बार आया, आपकी स्थानीय समस्याओं को उन्होंने सुलझाने के लिए क्या किया। ऊपर से मोदी जी और योगी जी, हेमंता बिस्वा शर्मा इनको लेकर आएंगे, जगह जगह रैली कराएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने पूरे इंडिया लेवल पर 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, उज्ज्वला सिलेंडर दे दिया, लाडली बहनों को किसी राज्य में हम पैसे मंथली दे रहे हैं। ये तमाम प्रकरण पूरे देश में एक साथ जो योजना चल रही है, इनका व्याख्यान करेंगे। लेकिन आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि आपका कितना विकास इन 5 सालों में और उससे पहले वाले 5 सालों में हुआ है। क्या आपकी जेब पर कैंची चली है? महंगाई के कारण आपकी बचत घटती जा रही है? क्या आपके बेटे बेटी जिनको इतनी महंगाई में आपने खर्चा करके पढ़ाया है, पढ़ लिखने के बाद भी वो घर बैठे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है? क्या सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही जा रहा है? जितने भी प्रकरण अभी हमें देखने को मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, चाहे CGI साहब का इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने को लेकर आदेश हो, PM केयर फंड को लेकर जानकारी न देना हो, जिस कंपनी का बजट सिर्फ 2 करोड़ प्रॉफिट का है, वो किस तरीके से 100-200 करोड़ का चंदा दे रही है, अडानी साहब, अंबानी साहब, ये जो पैसों की पाइपलाइन से इस देश की प्रजा को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम प्रकरणों पर आपको ऊपर ध्यान देना है। मानव विकास सूचकांक में हमारा देश श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे जा चुका है। इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि मानव का विकास ये सरकार होने के बाद कितना हुआ। योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिली, किसी काम में आप दक्ष हैं, उसके अनुसार आपको उद्योग धंधे में रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो तनख्वाह, वो सैलरी, वो पैसा नहीं मिल रहा है। लगातार कैंची चलाई जा रही है। गैस का सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गए, वादे जो किए थे वो जुमलेबाजी में किस तरह से तब्दील हो गई, ये सब ध्यान में रखकर अपने आप को सचेत करना है, दूसरों को सचेत करना है। वोट बैंक जब ये तमाम तथ्यों के आधार पर EVM के ऊपर बटन दबेगा तो निश्चय ही
ऐसी सरकार निकलकर सामने आएगी जो आपके वोट की वैल्यू समझेगी, आपसे दगाबाजी नहीं करेगी। हर किसी को लठों से क्यों कूटा जा रहा है, हर किसी को गोली से जवाब क्यों दिया जा रहा है, हक मांगने वालों को षड्यंत्र के तहत अंधभक्त नफरतबाज गोडसेवादी भद्दी भद्दी गालियां क्यों देते हैं, क्यों हाथापाई पर ये लोग उतरने के लिए तैयार रहते हैं? इसलिए क्योंकि इस देश की जनता में जागरूकता नहीं है। अपने आप को जागरूक कीजिए, स्थानीय मुद्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। नफरत में झोंकने की कोशिश होगी, धर्म के मुद्दे पर आपको भटकाया जाएगा, फ्री में राम मंदिर का दर्शन करने के लिए कहा जाएगा, फ्री के गैस सिलेंडर देने की कोशिश की जाएगी, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल सस्ता करके दिखाया जाएगा कि हमने इस देश की जनता पर एहसान किया है। लेकिन आपको अड़े रहना है कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें महंगाई की मार से हमारी जो कमर टूटी हुई है उससे निजात चाहिए। तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े ही सुनियोजित तरीके से ईवीएम के आंदोलन को दबा दिया गया। अब की बार वोटिंग ईवीएम से ही होने जा रही है। भानु प्रताप सिंह हैं, एडवोकेट हैं, और भी प्राचा साहब एडवोकेट हैं, और बहुत सारे लोगों ने, बामसेप से वामन मेश्राम जी ने बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन उधर से किसान आंदोलन आ गया, इधर से सुप्रीम कोर्ट से फटाफट निर्णय आने लगे, तो ईवीएम का आंदोलन सिर नहीं चढ़ पाया। वोटिंग ईवीएम से ही होगी। भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। ये भाई साहब पानी पी पी कर ईवीएम को कोसते रहे, अब ईवीएम से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम तो कामना करते हैं कि ये विजयी हों, लेकिन अगर ये विजयी नहीं हुए तो फिर से इसी आंदोलन में कूच कर जाएंगे। यही इसी तरह के लोगों की वजह से किसी आंदोलन में इस देश की जनता शामिल होने से कतराती है। आंदोलन में इस देश की जनता को बहकाकर शामिल कर लो और फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाओ। केजरीवाल साहब एग्जाम्पल हैं, अन्ना हजारे एग्जाम्पल हैं, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली गई। ईवीएम का मुद्दा नहीं सिरे चढ़ पाया। अब आपको सिर्फ आपके पास यही चारा है, अपने आप को जागरूक करो, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करो। 70% जनता तैयार बैठी है तथ्यों के आधार पर बात को समझने के लिए। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आओ, पर वो जिम्मेदार होनी चाहिए, वो इस देश की जनता की प्रजा की इज्जत करे, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। और जब जागरूक होकर वोट दोगे ना, और जब आपके बीच ये वोट मांगने आएंगे तो इनसे सवाल पूछना, गुरेज मत करना। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ, इनसे पूछना 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसानों की आय जो दोगुनी करनी थी उसका क्या हुआ, स्मार्ट सिटीज़ का क्या हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनको कम करना था उनका क्या हुआ। तमाम चीज़ें जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आता है उससे पूछना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। आखिरी मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हिम्मत दिखाई है। इस देश की जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार पूरी कोशिश करे। हो सकता है ये लोकसभा चुनाव बहुत ही निर्णायक हो, इसके बाद आपको ये मौका फिर मिले या ना मिले, कुछ नहीं कहा जा सकता। चंद्रचूड़ साहब इस कुर्सी पर कितने दिन तक रहें न रहें, ऐसा कोई जज फाद में आए या ना आए, कोई गोगोई साहब जैसे लोग यहाँ पर आ गए तो क्या होगा उस प्रकरण में, आप समझ लीजिए। इस देश की संस्थाओं को इस सत्ताधारी पार्टी ने किस तरह से इस्तेमाल किया है, विपक्ष को निस्तारनबूद करने की कोशिश की है, हक मांगने के लिए सड़क पर आने वाले लोगों पर जमकर अत्याचार किए हैं। सबका आप हिसाब मांगिए, इनसे पूछिए। कुछ लोग आएंगे जो हेलीकॉप्टर से रैलियों में सुरक्षा के बीच भाषण देकर चले जाएंगे, लेकिन स्थानीय नेताओं को तो आपके पास आना पड़ेगा ना, सब बातें उनसे पूछना, तथ्यों के आधार पर बात को समझना। अंधभक्ति में जो लोग डूबे हुए हैं, कुछ को निकाल सकते हो तो उनसे बाहर निकालो, अपने आप को जागरूक करो। और जो समय पिछले समय पर देखा है, लोकतंत्र का हनन दोबारा न हो, ऐसी सरकार को केंद्र में दोबारा लेकर आना है। आपका प्रेम करते हुए है। पिछली बार कितने बार कुछ भी हो गया हो, लेकिन 21वीं सदी में ये चुनाव हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। जनता इस चुनाव में अगर चाहे जागरूक होकर तो बहुत कुछ कर सकती है। ज़मीन दिखाना है, भूलना मत। बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, जो अत्याचार किए हैं उनका इनसे हिसाब मांगना।